मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू द पॉइंट विद अभिषेक मिश्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कल कि आज मैं साइंस का मैराथन वीडियो लेके आऊंगा, तो 200 क्वेश्चंस का ये मैराथन सेशन होगा। दोस्तों, आपको पसंद आए तो आप इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। ये बिहार दरोगा मेंस, एनटीपीसी मेंस और बीपीएससी पीटी के लिए रामबाण होगा। ये मुझ पे आप बिल्कुल विश्वास कीजिए, मैं भी इससे तैयारी कर रहा हूँ। तो विदाउट डिलेइंग लेट्स कम टू द पॉइंट। क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह बैक्टीरियल रोग दिए गए हैं? ठीक ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, डिप्थीरिया, लेप्रोसी, प्लेग। ठीक ना, अब इसका व्याख्या पे हम लोग आते हैं। तो व्याख्या में इसका दिया गया है, जीवाणु के द्वारा होने वाले बीमारी टिटनेस, टाइफाइड, टीबी, डिप्थीरिया, प्लेग, कुकुर खांसी, निमोनिया, हैजा, हैंसन, कुष्ठ रोग, लेप्रोसिस, सिफिलिसिस, हर्पिस, मेनिंजाइटिस रोग, नेफ्रेटिस रोग। इसको एक बार आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में 1 नंबर देकर ही जाता है, कोई भी एग्जाम हो। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। चूँकि थोड़ा सा हम लोग तेज़ी इसलिए चलेंगे क्योंकि बहुत 48 पेज है। ठीक ना, 200 क्वेश्चन हैं। अमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त अम्ल है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका अब देखते हैं आप लोग इसका व्याख्या। अमाशय की अम्लता एसिडिटी में HCl की अधिकता के कारण होता है। ठीक ना, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दुर्बल क्षार द्वारा उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। जो क्रेनियम होता है ना, खोपड़ी स्कल की ऊपरी भाग, दृढ़तापूर्वक अस्थायी रूप से जुड़ी हुई 8 अस्थियों का बना एक बॉक्स होता है, जिसे कपाल अर्थात क्रेनियम कहते हैं। ह्यूमरस, ये हाथ का जो होता है, प्रत्येक अग्रपाद के ऊपरी भाग में एक लंबी अस्थि ह्यूमरस तथा नीचे भाग में 2 लंबी अस्थियां रेडियस और अल्ना होती है। और इसमें कास्टिक सोडा आप लोग को पता ही है, कास्टिक सोडा से हम लोग ये बर्तन वगैरह ये सब साफ़ करते हैं, लूनर कास्टिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एफ्लाटॉक्सिन नामक खाद्य विषाक्तता किसके कारण होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कवक। ठीक ना, इसका देखते हैं हम लोग ये व्याख्या। एस्परजिलस नामक कवक के कारण एफ्लाटॉक्सिन नामक खाद्य विषाक्तता होती है। यह मूंगफली, मक्का, ज्वार, गेहूं, चावल के गीले अवस्था में भंडारण से उत्पन्न हो जाती है। यह विषाक्त पदार्थ यकृत को भारी क्षति पहुंचाता है। इसकी जटिलता यकृत कैंसर भी उत्पन्न कर देता है। ठीक ना, विषाणु से भी जनित आप लोग रोग जानते होंगे। ठीक ना, एक जीवाणु से जो रोग होता है, जिसे हम लोग आप लोग जानते होंगे, एक ट्रिक पंडित का टीक नया है। ठीक ना, आगे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति में दृष्टि वैषम्य किसके कारण होता है? तो आंसर इसका हो जाएगा डी, नेत्र गोलकों में अत्यधिक तरल दबाव के कारण। व्याख्या देख लेते हैं। दृष्टि वैषम्य एस्टिग्मेटिज्म रोग में अपवर्तन दोषपूर्ण होने के कारण प्रकाश की किरणें रेटिना में एक बिंदु पर केंद्रित नहीं हो पाती है। इस रोग में नेत्र गोलक में तरल का अत्यधिक दबाव हो जाता है। इस दशा में लेंस की उत्तलता अनियमित हो जाती है तथा इसके वक्रों में परिवर्तन आ जाता है। उपचार के लिए रोगी को वक्र परिवर्तन में पूरक लेंस वाला चश्मा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को भूरे रंग की बोतलों में रखा जाता है, क्योंकि आंसर हो जाएगा इसका बी, भूरी बोतलें प्रकाश के प्रवाह को अपने अंदर आने से रोकती है। ठीक ना, व्याख्या देख लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक AgNO3 भी कहते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक भी कहा जाता है, पूछता है सवाल में। यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है, जिसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह अपघटित हो जाता है। भूरी बोतलें प्रकाश के प्रवाह को अपने अंदर आने से रोकती है। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में चांदी के विद्युत लेपन में और अंगुली पर वोटर निशान बनाने में स्याही के रूप में भी के। देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही हाईलाइटेड है कि जो हम लोग वोट देते हैं तो उंगली पर निशान लगता है, किसका बनता है? सिल्वर नाइट्रेट का।
याद रख लीजिएगा आप लोग। जब कोई व्यक्ति इंद्रधनुष देखता है तब सूर्य की स्थिति व्यक्ति के संदर्भ में होगी। ऑप्शन हो जाएगा बी, व्यक्ति के पीठ के पीछे। व्याख्या देख लेते हैं। इंद्रधनुष परावर्तन, अपवर्तन व पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। बिल्कुल सही। वर्षा के बाद वर्षा की बूंदों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष लाल, नारंगी, पीले, हरे, आसमानी, नीले, बैंगनी रंगों का एक वृत्ताकार वक्र बनता है। जब कोई व्यक्ति इंद्रधनुष देख रहा होता है तो इसका तात्पर्य यह है कि सूर्य उसके ठीक पीछे की दिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। यदि आपसे किसी भली भांति प्रकाशित पेंटिंग के प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित करने के लिए कहा जाए तो आप इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित प्रकाशीय युक्तियों में किसे चुनेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक ना। उत्तल लेंस के द्वारा प्रकाशित पेंटिंग के प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित कर सकते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस जो होता है ना वो प्रकाश को एक जगह सिकोड़ के लाता है। ठीक ना। अवतल से क्या, अवतल को अभिसारी बोलते हैं ना, वो दूर करता है और उत्तल एक बिंदु पे लाता है। दोनों ओर से उभरी हुई सतहों से घिरे पारदर्शी माध्यम को उत्तल लेंस कहते हैं। यह आपतित किरणों को अभिसारित करता है। ठीक ना। एक 5 ग्राम वाले पंख, एक 10 ग्राम भार वाली कील, दोनों में समान गतिज ऊर्जा है। दोनों वस्तुओं के समवेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो जाहिर सी बात है कि इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो कि भारी वस्तु में समवेग अधिक होगा, चूँकि वो m1v1 जो होता है इसका फॉर्मूला इक्वल्स टू m2v2। तो इसमें भार, इसमें जिसका भार ज़्यादा होगा उसका समवेग भी ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है। देखिए इसमें व्याख्या दिया गया है, समवेग बराबर p√2m के, m द्रव्यमान है के गतिज ऊर्जा है, 5 ग्राम वाले पंख के लिए इतना, तो 10 ग्राम वाले के लिए इतना, अतः भारी वस्तु में अधिक समवेग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए उपयोग में लाया जाने वाला सोल्डर है। तो तांबा और ये जो क्या है, सीसा और टीन का ये मिश्र धातु होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो है ना गलनांक निम्न होता है, प्रतिरोध उच्च होता है। देखिए विद्युत तारों को आपस में जोड़ने के लिए मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। सोल्डर सीसा एवं टीन का मिश्र धातु है। सोल्डर के लिए सीसा टीन का मिश्र धातु का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक निम्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा निश्चित मात्रा में होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 90 से 160 मिलीग्राम पर बार लीटर। व्याख्या, रुधिर में ग्लूकोज की एक निश्चित मात्रा 90 से 160 mg सदैव होती है, इसलिए इसे रुधिर शर्करा, ब्लड शुगर भी कहते हैं। मुख्यतः ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। कारण स्वरूप ग्लूकोज को जीवों का सार्वत्रिक ईंधन पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कैल्शियम संतुलन तथा अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पैराथाइड ग्लैंड। ठीक ना। देखिए आपका अग्नाशय जो है ये तो आपका मिश्रित ग्लैंड है, आपको पता ही होगा। पैराथाइड ग्लैंड, इसका ग्लैंड के बारे में इसमें दिया गया है, व्याख्या देख लीजिए। पैराथाइड ग्रंथि थायराइड ग्रंथि की पृष्ठ सतह में धसी हुई मटर के दानों के बराबर 4 छोटी एवं गोल रचनाएं हैं। ये ग्रंथियां पैराथार्मोन PTH नामक हार्मोन का स्रावण करती है, जिसे कोलिप का हार्मोन भी कहते हैं। यह रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट आयनों की संख्या का नियमन करके होमियोस्टेसिस में महत्वपूर्ण योगदान देता है। मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट यह भी करूंगा कि इससे पूर्व मैंने जितना भी स्पीडी का साइंस लाया हूं उसको देखने के बाद आप इसे देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि उसमें मैंने इतना ना कंसेप्ट, मतलब जो चारों ऑप्शन का पोस्टमार्टम किया कि उससे उसको देखने के बाद इसको देखने में आपको बहुत ही हेल्प होगा। देखिए अब ये है मिलान करने वाला, ठीक ना। तो इसका मिलान करने वाला का उत्तर इसका ए हो जाएगा।
ये आपका ए में क्या है देखिए, ए जैसे कि गलसुआ है, ठीक ना, तो 1 का 2 हो जाएगा, गलसुआ का हो जाएगा मम्मस विषाणु। उसके बाद से आपका गलसुआ हो गया चेचक, चेचक का हो जाएगा आपका बेरियोला विषाणु। फिर से आपका हो जाएगा खसरा, खसरा का हो जाएगा पैलिनोसा मार्बिलोलम। और खसरा का हो जाएगा आपका छोटी माता का हो जाएगा बेरिसेला विषाणु। ये सब को है ना कि एकदम बिल्कुल याद कर लेना है, गेट बाय हार्ट, क्योंकि ये सब एक क्वेश्चन दे के जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। गलसुआ यह लार ग्रंथि को प्रभावित करने वाला मम्मस विषाणु जनित रोग है। इसका संक्रमण रोगी के लार से होता है। चेचक, यह रोग वेरियोला विषाणु द्वारा फैलता है। यह रोग वायु द्वारा या रोगी से सीधे संपर्क द्वारा प्रसारित होता है। खसरा, यह रोग पैलिनोसा मार्बिलोरम नामक विषाणु के संक्रमण से होता है। यह रोग सामान्यतः बच्चों में पाया जाता है। छोटी माता, यह रोग बेरिसेला विषाणु के उपजाति द्वारा फैलता है। यह रोग रोगी के श्वास या छींकों द्वारा प्रसारित होता है। जैव ईंधन किसका उत्पाद के बीज से प्राप्त होता है? तो पता है आपको जेट्रोफा, ठीक ना। जेट्रोफा यूर्फोबिएसी कुल का एक पादप है, पॉइंट बी नोटेड, जो अर्ध शुष्क क्षेत्रों भारत, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका तथा कैरेबियन में उगता है। इनके बीज में तेल की लगभग 35 से 40% मात्रा होती है। इसके प्राप्त तेल का ज्वलन ताप अधिक होने के कारण यह बहुत सुरक्षित होता है। 1.05 किलोग्राम जेट्रोफा तेल से 1 किलोग्राम जैव ईंधन प्राप्त किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। अग्निशामक यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्नलिखित में से किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक ना। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपको सोडियम बाइकार्बोनेट का सांद्र विलयन अग्निशामक यंत्र की बोतलों में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रखा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा को बेकिंग सोडा, कुकिंग सोडा माने खाने वाला सोडा भी, और ब्रेड सोडा के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। और एक होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, ये हो गया नमक, ठीक ना। परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त रूप से किया जाता है? उत्तर हो जाएगा यूरेनियम। भारी जल का जानते हैं आपको DTO होता है सूत्र, सोडियम NaCl, थोरियम का जो अयस्क होता है मोनाजाइट। परमाणु भट्टी से तात्पर्य उस युक्ति भट्टी से है जिसे रेडियो सक्रिय तत्व जैसे यूरेनियम 235 आदि की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। कभी भी जब ऊर्जा उत्पादन की बात हो तो याद रखिएगा नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होगा, क्योंकि नियंत्रण से बाहर हो जाएगा तो फिर खतरा हो जाएगा। शीतलक, देखिए सब जो एक साथ टर्मोलॉजी है इसीलिए मैं आपको एक साथ दे रहा हूँ। शीतलक परमाणु रिएक्टर से ऊष्मा को बाहर निकालने के लिए काम में लिया जाने वाला पदार्थ शीतलक कहलाता है। शीतलक के उदाहरण है द्रव Na हो गया नाइट्रोजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, गैस हाइड्रोजन, ये जल हो गया H2O या भारी जल हो गया D2O। मंदक, ये आपको ऊपर में देख लीजिए, ये जो दिया गया था परमाणु भट्टी से शीतलक का क्या काम है आपको पता चल गया। मंदक ऐसे पदार्थ जो न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देते हैं मंदन कहलाते हैं, मंदक, ठीक ना। परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में मुख्य रूप से ग्रेफाइट अथवा भारी जल का मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। अब देखिए नियंत्रक छड़ है, नियंत्रक छड़े के रूप में बोरोन अथवा कैडमियम की छड़ें काम में ली जाती है। तो ये जो ऑप्शन है ना, ये कोई एक चीज़ पूछता है मंदक और इसमें आपको नियंत्रक छड़ भी दे देगा और उसके बाद से शीतलक वाला भी ऑप्शन दे देगा, तो कन्फ्यूजन होता है। इसीलिए इसको चारों को एक साथ है, आप इसको याद कर लीजिए। फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है, बहुत हिट लिस्टेड क्वेश्चन, सिल्वर ब्रोमाइड इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ना।
फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। फिल्म पर प्रकाश पड़ने से सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर में बदल जाता है। अब फिल्म को अंधेरे कमरे में ले जाकर एक विशेष प्रकार के घोल डेवलपर में डाल देते हैं, जिससे प्रतिबिंब चमकने लगता है। अब इसे जल से धोकर हाइपोविलियन के जलीय घोल में डालकर दिया जाता है, जिससे फिल्म पारदर्शी हो जाता है। इसे निगेटिव कहते हैं, ठीक ना। इसकी खोज 1874 ईस्वी में जॉन स्टोन MWB वोल्टन ने की। बाद में चार्ल्स बेनेट ने इसे प्रतिपादित किया। दृष्टि दोष का निवारण किसके द्वारा किया जाता है? जाहिर सी बात है, लेंसों के द्वारा किया जाता है। दृष्टि दोष निवारण हेतु लेंसों के निर्माण में क्राउन कांच एवं फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त आजकल क्वार्ट्ज क्रिस्टल एवं एक्रिकल प्लास्टिक का भी लेंस निर्माण में प्रयोग किया जाता है। दो गोलाकार अथवा एक गोलाकार एवं एक समतल पृष्ठ से घिरे हुए अपवर्तन माध्यम को लेंस कहते हैं। देखिए, लेंस हो गया उत्तल, दूर दृष्टि डोर का इलाज उत्तल से होता है, निकट का अवतल से, ठीक ना। ये आपको दिखाया गया संरचना, इसको आप देख लीजिएगा। डायनेमो एक मशीन है जिसका कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक ना। निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, ये ट्रांसफार्मर का काम है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना ये आपका विद्युत मोटर का काम हो जाएगा। डायनेमो मूल रूप से विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम है। यह एक ऐसा जनरेटर जनित्र है जो कंप्यूटर के उपयोग में दिश धारा उत्पन्न करता है। डायनेमो में घूर्णन करते हुए तारों की कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके यांत्रिक घूर्णन की ऊर्जा को फैराडे के नियम के अनुसार दिश धारा में रूपांतरित किया जाता है। कंक्रीट की बनी सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पे चलना अधिक कठिन है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे समस्या किसकी आएगी? घर्षण की आएगी। पैर और कंक्रीट के मध्य घर्षण की अपेक्षा पैर और बर्फ के मध्य घर्षण कम होता है। जाहिर सी बात है, घर्षण कम होगा तो चलना कठिन होगा। घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हो तथा उनके मध्य अपेक्षित गति हो तो दोनों वस्तुओं के संपर्क सतहों के बीच एक बल कार्य करता है जो गति का विरोध करता है। इस बल को घर्षण बल कहते हैं। यह बल वस्तुओं के बीच आणविक अन्योन्य क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। खुरदरे तलों के बीच घर्षण बल अधिक एवं चिकने सतहों के बीच कम होता है। दैनिक जीवन में घर्षण बल के व्यवहारिक उदाहरण, हम घर्षण के कारण ही चल फिर सकते हैं। मोटर कार एवं साइकिल की टायरों को खुरदरा घर्षण बल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। मोटर कार के ब्रेक घर्षण बल की अनुपस्थिति में कार्य नहीं करता है। घर्षण बल के कारण ही किसी मशीन के विभिन्न भागों को घुमाना संभव है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, बिल्बुरीन और बिलवर्डिन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है पीतरस में, ठीक ना। बिल्बुरीन और बिलवर्डिन दोनों ही पीत वर्णक है जो हीमोग्लोबिन के विघटन से बनता है, ठीक ना। हीमोग्लोबिन के विघटन से यूरोक्रोम भी बनता है। यह उत्सर्जी पदार्थ है और अपच भोजन के साथ शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। पीत हरे रंग का क्षारीय 7.6 से 7.7 तरल है जो भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बना देते हैं। एस्केरियासिस रोग का रोग कारक है। सही उत्तर हो जाएगा एस्केरियासिस रोग कारण का लुब्रिकाइडियस। एस्केरियासिस रोग एस्केरियासिस लुब्रिकाइडिस नामक निमेटेड द्वारा होता है। एस्केरियासिस के अंडे रोगी व्यक्तियों की आंत में उपस्थित होते हैं। फलतः पेट में तेज दर्द होता है तथा वृद्धि रुक जाती है। इसके लिए व्यक्तिगत तथा सामाजिक सफाई सर्वश्रेष्ठ उपचार है। जैसे टीनियस सेलेनियम हो गया, टीनियस रोग होता है चीज़ को, फाइलेरिया रोग से होता है उपचार। ट्रेपोनेमा फ्लैडियम से सिफिलिस रोग का उपचार किया जाता है। कृत्रिम रूप से मानव द्वारा निर्मित प्रथम धान्य एवं अनाज प्रजाति है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपको कृत्रिम रूप से मानव द्वारा निर्मित धान्य प्रजाति जो है ना, ये प्रजाति टिट्रोकोल है। टिट्रोकोल गेहूं एवं राई के संकर गुणसूत्र द्वारा प्राप्त होता है। रेफ्रोबेस्का की मूली एवं पत्ता गोभी के संकरण से विकसित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका उत्तर हो जाएगा
सी हो जाएगा, ठीक ना, गोल्डन चावल हो जाएगा। और जो टिट्रिकल, ये कृत्रिम रूप से मानव द्वारा निर्मित प्रथम धान्य प्रजाति टिट्रिकल है। याद कीजिएगा, पूछता है इस टाइप का सवाल। टिट्रिकेल गेहूं व राई के F1 संकर के गुणसूत्र मतलब क्रॉस जो है ना ड्यूगुरन से प्राप्त होता है। रेफ्रोनोब्रेसिका को मूली व पत्ता गोभी के संस्करण से विकसित किया गया है। याद रखिए, गोल्डन चावल यह आनुवांशिक रूपांतरित फसल है जो विटामिन ए से समृद्ध धान है। ट्रिटिकम टर्डिगम या गेहूं की चतुर्गुणित प्रजाति थे। इसे पास्ता गेहूं या मैक्रोनी गेहूं भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा एक ताप सुघट्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीवीसी। कुछ प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं तथा आसानी से मोड़े जा सकते हैं, ताप सुघट्य थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका उदाहरण है। इसका उपयोग बरसातियों, बैग, विनाइल फर्श आदि बनाने में किया जाता है। रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है। रबड़ के गुण जैसे प्रतिरोध व प्रत्यास्थता को सुधारने के लिए सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। इसे रबड़ का वल्कनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा ऊष्माक्षेपी का उदाहरण होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण अपघटन, श्वसन, प्राकृतिक गैस जलना इसके उदाहरण है। याद कर लीजिएगा, ये ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी पूछ देता है। जबकि वे अभिक्रिया जो ऊष्मा के अवशोषण के साथ होती है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती है। उदाहरण स्वरूप क्या है? पाचन। आजकल सिरके का मुख्यतः उपयोग रसोई घर में एक सामान्य पकाने के संघटक के रूप में किया जाता है। यह एक आसानी से उपलब्ध हल्का अम्ल है। इसमें पाया जाता है एसिटिक अम्ल, ठीक ना। इसका उत्तर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल जो आपका होता है ये खट्टा चीज़ में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल ये सिरके के निर्माण में एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है। इसके अतिरिक्त खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग मतलब आप लोग जानते हैं ना, कोई एक वस्तु से अनेक वस्तु बनाकर रखना। फूड जैसे कि आलू है, हम आलू को क्या किए? चिप्स बना दिए, तो इसी को फूड प्रोसेसिंग कहते हैं। विलायक के रूप में तथा एसीटोन बनाने में भी एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से सोनार युक्ति किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो देखिए उसका सही उत्तर हो जाएगा पराश्रय तरंग है, ठीक ना। इसका व्याख्या है सोनार शब्द साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग से बना है। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, शत्रुओं की पनडुब्बी, जल के अंदर जीवों के समुदाय आदि का पता लगाने में पराश्रय तरंगे का उपयोग किया जाता है। पराश्रय तरंगे की आवृत्तियाँ अधिक तथा तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है, इसलिए इनका उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करने, जहाज आदि के अंदर स्थित चट्टानों, घाटियों, डूबे हुए जहाज आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? फेमस क्वेश्चंस, ठीक ना। मेथिल अल्कोहल सही उत्तर हो जाएगा या मेथेनॉल। मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल को वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। इसका फार्मूला CH3-OH। यह रंगहीन द्रव, ज्वलनशील व इथेनॉल से भिन्न और मानव के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विद्युत धारा निम्नानुसार प्रवाहित होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर यह हमेशा प्रवाहित होता है। व्याख्या देख लेते हैं। विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। इलेक्ट्रॉन सदैव उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर बहते हैं। इलेक्ट्रॉन उच्च घनत्व से निम्न घनत्व के। इसी प्रकार सेल की धनात्मक टर्मिनल में
ऋणात्मक टर्मिनल की अपेक्षा अधिक विभव होता है, अतः इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर होता है। इस प्रकार विद्युत धारा ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित में से किस हार्मोन्स की अधिकता से एक्रोमीगेली नामक रोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीएच, ग्रोथ हार्मोन। वयस्क अवस्था में ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से एक्रोमीगेली रोग होता है। एक्रोमीगेली रोग में ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से शरीर के किसी एक अंग की वृद्धि ज़्यादा हो जाती है। बाल अवस्था में ग्रोथ हार्मोन्स की कमी से बौना तथा ग्रोथ हार्मोन्स की अधिकता से भीमकाय जाइगेटिक्स रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पेशियों की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सार्कोमियर। सार्कोमियर रेखित पेशियों की कार्यात्मक इकाई है जो शरीर की कंकालीय पेशियों से बनती है। सार्कोमियर एक साथ अनुबंध होकर स्वैच्छिक गति की सहायता करती है, ठीक ना। पानी का बर्फ कितना भाग पानी की सतह से बाहर रहता है? तो 1/10 भाग, यानी 9/10 पानी में रहता है, 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है जब ये तैरता है। तो बर्फ़ का आयतन पानी से ज़्यादा होता है, इसलिए यह पानी पर तैरती है। तैरते वक्त बर्फ़ लगभग 1/10 भाग पानी से बाहर रहता है। प्याले में रखी हुई बर्फ़ पर प्याले के पानी के तल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि बर्फ़ के 2 टुकड़े को एक साथ मिला दें तो भी एक साथ चिपक जाते हैं। बर्फ़ के नमक मिलाने से वह एक साथ चिपक जाते हैं। बर्फ़ में नमक मिलाने पर इसका गलनांक बढ़ जाता है। इसे फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं, जिसके उपयोग आइसक्रीम विक्रेता करते हैं। यदि पानी में नमक मिला दिया जाए तो बर्फ़ देर से जमती है। किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का कारण है, ठीक ना। तो अणुओं के मध्य ससंजक बल, ये उसका कारण है। किसी द्रव में पृष्ठ तनाव का कारण है कि उनके अणुओं के मध्य ससंजक बल कार्य करता है। जिस अणुओं के बीच कार्यकारी ससंजक बल अधिक होता है वह बर्तन की दीवारों को गीला नहीं करते हैं, जैसे पारा। जैसे ससंजक बल हो गया ना, कि आपको हो गया सामान्य चीज़ों के बीच में ससंजक बल लगता है और असामान्य में असंजक बल लगता है, ठीक ना। जैसे कि गोंद से किसी चीज़ को चिपकाते हैं तो वो हो जाएगा असंजक बल। निम्नलिखित क्षार धातुओं में से किसका गलनांक न्यूनतम होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सीजियम। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्वों लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एवं फ्रेशियम को क्षार धातु कहा जाता है, क्योंकि ये धातुएं जल से अभिक्रिया करके क्षारीय प्रकृति के हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। इनमें सीजियम का गलनांक न्यूनतम होता है, क्योंकि यह प्रथम वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक एवं दुर्बल होते जाते हैं और इनका गलनांक और कथनांक का मान कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती, क्योंकि इसका जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र है ना वो न्यूनतम स्थिति में रहता है। अब देखिए इसका व्याख्या। द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास, वस्तु का वह बिंदु जिस पर उसका सारा द्रव्यमान नियम हो। गुरुत्वाकर्षण बल केवल वस्तु के द्रव्यमान केंद्र पर लगता है। पीसा की झुकी हुई मीनार का द्रव्यमान केंद्र जमीन के नीचे धंसा होता है, इस कारण वह नहीं गिरती है। बैरोमीटर में पारा इसलिए काम में लाया जाता है क्योंकि पारे का घनत्व अधिक होता है। पारा एक चमकदार द्रव है जो कांच की दीवारों पर चिपकता नहीं है, ठीक ना। पारे का वाष्प दाब साधारण ताप मापों पर अपेक्षीकरण होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, सभी कारणों से। बैरोमीटर द्वारा वायु दाब मापा जाता है। पारे का घनत्व अधिक होने इसका कांच की दीवारों पर नहीं चिपकने के कारण बैरोमीटर में पारा का काम में लिया जाता है। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है
लंबाई पे, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे, ताप पे, उपयुक्त सभी पे हो जाएगा इसका आंसर, ठीक ना। क्योंकि लंबाई जितना ज़्यादा होगा प्रतिरोध कम होगा, लंबाई कम होगा तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना आपका बड़ा होगा, मतलब मोटाई ज़्यादा होता जाएगा, प्रतिरोध कम होगा। मोटाई कम होगा, प्रतिरोध ज़्यादा होता चला जाएगा। जैसे अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है ना, यदि उसमें जितना ही उसका गोलाई कम होगा, प्रतिरोध कम होगा, और ये ज़्यादा यदि मोटा हो जाएगा तब प्रतिरोध ज़्यादा होता चला जाएगा। ताप पर और उपयुक्त सभी, किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई व ताप के अनुक्रमानुपाती एवं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि लंबाई और ताप, मतलब लंबाई कम होगा तो इसका प्रतिरोध जो है ना, इसका अनुक्रमानुपाती होता है एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको देख लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अलिंग गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन आने से होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डाउन सिंड्रोम, ठीक ना। डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म से पीड़ित व्यक्ति में 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो 21वें जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र के कारण होता है। इस गुणसूत्र असामान्यता का वर्णन सर्वप्रथम लैंगडन डाउन ने वर्ष 1866 में किया था। इस बीमारी में एक अतिरिक्त गुणसूत्र अंडजन की क्रिया में अर्धसूत्री विभाजन के समय त्रुटिवश अंडाणु ओवम में आ जाता है। इसे अंडाणु में 23 की अपेक्षा 24 गुणसूत्र हो जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम क्या है? इसमें महिला में गुणसूत्रों की संख्या 45, 44 प्लस 100 होती है, केवल एक एक्स गुणसूत्र होता है। एडवर्ड सिंड्रोम में असमानता गुणसूत्रों के 18वें जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र जोड़ने से होती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कोशिकाओं में 46 की अपेक्षा 47, 48 या 49 गुणसूत्र हो सकते हैं। यह अतिरिक्त संख्या X या Y गुणसूत्र की होती है। जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो आयतन क्या होगा? पहले घटता है फिर बाद में बढ़ता है। जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री पर बदलने पर ध्वनि का घनत्व ज़्यादा तथा आयतन कम हो जाता है, ठीक है। 4 डिग्री से अधिक किया जाए तो पानी का घनत्व कम होगा तथा आयतन ज़्यादा हो जाता है। एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? तो लाइट इमिटिंग डायोड हो जाएगा, ठीक ना। एलईडी एक वर्णीय प्रकाश का उपयोग किया जाता है या एक विशेष प्रकार का डायोड है जो विद्युत धारा प्रभावित होने पर प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है। यह अर्धचालक पदार्थ का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो RDX एक विस्फोटक है, सही बात है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव इसका पूर्ण विशेष होता है। DDT रोगाणुनाशक नहीं, कीटनाशक है। TNT कीटनाशक नहीं है, ये भी एक विस्फोटक की तरह इसका भी यूज किया जाता है। इसका रासायनिक नाम साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रामीन है। इसकी खोज जर्मनी के हैनिंग सन 1899 में की थी। इसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहते हैं। इसे साइनोक्लाइट US में, हेक्सोजन जर्मनी में तथा T4 इटली के नाम से जाना जाता है। RDX में प्लास्टिक पदार्थ जैसे पॉलीब्यूटाइन, एक्रिकल अम्ल मिलाकर प्लास्टिक बॉन्डेड एक्सप्लोसिव बनाया जाता है। RDX एक विस्फोटक उष्मा 1510 केजी कैलोरी का होता है। पैराफिन किसका उप उत्पाद है, मतलब बाई प्रोडक्ट है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पेट्रोलियम परिशोधन का। पैराफिन या एल्केन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इनकी रासायनिक सक्रियता बहुत ही अल्प होती है। पैराफिन हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम गैस और अन्य खनिज तेलों में पाए जाते हैं। मीथेन सबसे सरल संरचना का पैराफिन है जो कोयले खान के कोयला गैस दलदल से निकली गैस में पाया जाता है।
कुछ पौधों के मोम सदृश अवयव में भी पैराफिन हाइड्रोकार्बन पाया जाता है। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों का निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, ठीक ना। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विकिरण माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के कारण अपवर्तित किरणें रिफ्रैक्टेड रे अभिलंब से दूर हटती जाती है। मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त यंत्र को एंडोस्कोप कहा जाता है। इसमें प्रकाश तंतु ऑप्टिक फाइबर की बनी हुई प्रकाश नालिका का उपयोग किया जाता है। इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा आंतरिक अंगों का चित्र प्राप्त किया जाता है। ऑटोस्कोप कान के आंतरिक भाग का निरीक्षण के लिए ऑटोस्कोप होता है। गैस्ट्रोस्कोप पेट के निरीक्षण के लिए होता है। ब्रोंकोस्कोप गले और फेफड़ों के निरीक्षण के लिए होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हिट लिस्टेड सवाल इस टाइप का आता है। 8 घंटे प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर 100 वाट के 10 लैंपों की मासिक खपत होगी, तो होता है पीएचडी, ठीक ना। पीएचडी बाई 1000 यूनिट होता है, तो इसको निकालते हैं। पी से हो गया पावर, एच से हो गया हावर और डी से हो गया डी, 30 दिन हो गया ना, तो 100 ठीक ना। 100 वाट हो गया तो 100, 8 घंटा तो 8, 30 डे तो 30, कितना लैंप 10 लैंप बटा 1000 तो हो गया 240 यूनिट की खपत होगी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चंस तो इतना लाजवाब है कि विश्वास कीजिए, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक ना। जठररस में होते हैं, जठररस में क्या होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन। अब देखिए जठररस में पेप्सिन, लाइनेज व रेनिन एंजाइम होते हैं। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है, रेनिन एंजाइम बच्चों के आमाशय में कैसीन प्रोटीन का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा यदि पाचन ग्रंथि को पैराइटल कोशिकाओं का श्रावण एक अवरोधक के कारण बंद हो जाए, तो इसका ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा। HCl श्रावण की अनुपस्थिति में निष्क्रिय पेप्सिनोजन सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में नहीं बदलता है। व्याख्या देख लेते हैं। पाचन ग्रंथि की पैराटाइल कोशिका HCl का श्रावण करती है, ठीक ना। आप एकदम इसको याद कर लीजिए, पाचन ग्रंथि की पैराटाइल कोशिका HCl का श्रावण करती है। HCl कहाँ से होता है, तो पैराइटल कोशिका से। यह HCl पाचन क्रिया में सहायक होता है। पेप्सिनोजेन एक निष्क्रिय एंजाइम है जिसे HCl द्वारा सक्रिय करके पेप्सिन में बदलता है। शरीर में श्वेत रक्त कणों WBC का क्या कार्य है, तो उत्तर हो जाएगा डी, रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करना, ठीक ना। थक्का बनने में सहायता करना, विटामिन के, ऑक्सीजन का वहन करना तो हीमोग्लोबिन का काम है। श्वेत रक्त कणिकाएं 2 प्रकार की होती है, कणिकामय अकणिकामय। WBC का मुख्य कारण रोगों के विरुद्ध शरीर की रक्षा करता है। निम्नलिखित में से प्रत्येक की बूंदे को 4 अलग अलग स्लाइडों पर रखा जाता है, इनमें से कौन सी स्कंदित नहीं होगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीरम, ठीक ना। व्याख्या देख लेते हैं। ब्लड किससे बनता है, तो प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं से। रक्त सीरम क्या है, जब रक्त में फाइब्रिनोजन को हटा दिया जाए तो वो रक्त सीरम कहलाता है। रक्त सीरम स्कंदित नहीं होगी क्योंकि इसमें फाइब्रोनोजन नहीं है। मतलब सीरम क्या है, सीरम में से जब ब्लड में से फाइब्रिनोजन को हटा दीजिएगा तो सीरम बच जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बच्चों को एरिथ्रोब्लास्टिस फ्लैटिस रोग होने का खतरा होता है, ऑप्शन हो जाएगा बी,
जब माँ RH नेगेटिव तथा पिता RH पॉजिटिव हो। ये चित्र दिया गया है। एरिथ्रोब्लोटिस फीटैलिस में मात्रा के गर्भ में बच्चों की RBC का फटना के कारण ये बनता है, ठीक ना। ये कब बनता है? एरिथ्रोब्लास्टिस फीटैलिस रोग है ना, ये गर्भ में बच्चों की RBC का फटने के कारण बनता है। यह खतरा तब होता है जब पिता का RH पॉजिटिव हो, माता का RH नेगेटिव एवं इसके उपचार के लिए रोगन नामक टीका का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस बायोपिया रोग से ग्रसित व्यक्ति का लक्षण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, निकट एवं दूर दोनों वस्तुएं नहीं देख पाता है। प्रेस बायोपिया रोग या जरा दृष्टि दोष में निकट एवं दूर दोनों वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। इस दोष में द्विफोकल लेंस अवतल एवं उत्तल दोनों का उपयोग किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक व्यक्ति को मार सकती है क्योंकि इसमें निम्नलिखित के साथ बंधुता उच्च होती है। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक ना। यदि आयरन की मात्रा अधिक हो जाए तो हीमोग्लोबिन मेट में परिवर्तित हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक व्यक्ति को मार सकती है क्योंकि इसकी हीमोग्लोबिन के साथ बंधुता अत्यधिक उच्च होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वाहनों के धुओं से निकलते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। एक रोगी का रक्त परीक्षण बताता है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा असामान्य रूप से अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही हो सकता है? रोगी प्रदूषित वायु जिसमें निम्नलिखित कारण होता है के शोषण करता है। तो हो जाएगा ऑप्शन बी, सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। एक रोगी का रक्त परीक्षण बताता है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा असामान्य रूप से अधिक है क्योंकि रोगी प्रदूषित वायु जिसमें क्लोरोफॉर्म का श्वसन करता है। एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है, उसके मूत्र में किसकी मात्रा असामान्य हो जाएगी? तो सही उत्तर हो जाएगा कीटोन की। एक व्यक्ति लंबे समय से भूखा है तो उसमें कीटोन की मात्रा सामान्य हो जाती है। गर्भवती महिला या दुग्धापन महिला के मूत्र में क्रिएटिनिन की मात्रा अधिक होती है। निम्नलिखित में से कौन सी कोविड-19 के लक्षण है? तो सभी उत्तर हो जाएगा इसका। श्वसन क्रिया में बाधा, स्वाद नालिका माने किसी तरीके का टेस्ट नहीं लगेगा, घ्राण पिंड निष्क्रिय। उत्तर हो जाएगा सभी। कोविड-19 के लक्षण निम्नलिखित है, तीनों इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी क्रमशः एक संक्रामक और एक असंक्रामक रोगी है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा संक्रामक में हो जाएगा एड्स, ठीक ना, और असंक्रामक में हो जाएगा कैंसर। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपार्जित रोग इनहेरिटेड डिजीज दो प्रकार की होती है, संक्रामक सजीव कारकों से फैलती है, असंक्रामक निर्जीव कारकों से फैलती है। संक्रामक रोग टाइफाइड, एड्स, निमोनिया, मलेरिया, और असंक्रामक रोग कौन है? कैंसर। मृग मरीचिका किसका उदाहरण है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, टोटल इंटरल मैंने प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ये राजस्थान वगैरह में देखने को मिलती है। ये मतलब जो रेगिस्तानी भूमि है वहाँ पे मृग मरीचिका गर्मियों में दूर से देखने पर पानी की दिखाई देना ही मृग मरीचिका है। यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की दो शर्तें होती है, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से उच्च हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का तरत्व निर्भर करता है। तो ध्वनि का तरत्व किस पे निर्भर करता है? आवृत्ति पे निर्भर करता है। ध्वनि का तरत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का तरत्व ध्वनि का मोटापन अथवा पतलापन तरत्व कहलाता है। यह दो प्रकार के होते हैं। उच्च तरत्व, आवृत्ति का मान अधिक होगा तब उच्च तरत्व, आवृत्ति का मान कम होगा तो निम्न तरत्व। यदि वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर सेकेंड है, यदि वायु के दाब को दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग हो जाएगा। ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 332 ही रहेगा, क्योंकि ध्वनि के चाल पे जो है ना दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक ना।
ध्वनि की चाल इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है तथा भिन्न भिन्न माध्यमों में चाल भिन्न भिन्न होती है। माध्यम में ध्वनि की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है एवं निर्वात में संचरण नहीं करती है। गैस का दाब बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत टफ क्लास का है, याद कर लीजिएगा। रेटिनॉल, ठीक ना, मिलान करने वाला है रेटिनॉल, तो एक का हो जाएगा 3, नेत्र सूख कर लाल हो जाना। टोकोफेरोल, ये तो विटामिन ई का नाम है टोकोफेरोल, ठीक ना, तो इससे हो जाएगा बंधता वाली बीमारी। उसके बाद से हो जाएगा साइनोकार्बलिन, इसका हो जाएगा 2, मानसिक व्याधि, जो भी साइनोकार्बलिन जो होता है ना बीमारी, विटामिन B12 का नाम होता है। पायरिडॉक्सिन जो है ये विटामिन B6 का नाम होता है, तो इससे हो जाता है घातक रक्ताल्पा। इसका हो जाएगा ए, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। देख लेते हैं व्याख्या। रेटिनॉल की कमी से नेत्र शुक्ल लाल हो जाता है। टेकोफेरोल विटामिन ई की कमी का मंझापन होता है। साइनोकार्बलिन विटामिन B12 कमी के घातक रूप एनीमिया होता है। पायरिडॉक्सिन विटामिन C से मानसिक व्याधि होती है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुल्य है एमाइलेज। ऑप्शन हो जाएगा बी उत्तर, ठीक ना। चावल में स्टार्च मात्रा अधिक पाई जाती है। बासमती चावल के दाने पकाने पर वह लंबे और फूल जाते हैं क्योंकि उनमें एमाइलेज की मात्रा अधिक होती है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए विटामिन ए। प्रोटीन एंजाइम हार्मोन का होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। गाजर में सबसे अधिक पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से कार्निया व त्वचा की कोशिकाओं की सल्कियों और रतौंधी वृद्धि अवरुद्ध जैसे रोग होता है। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। MRI मशीन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा चुंबकीय तरंग का। MRI यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या चुंबकीय अनुनाद चित्रण, इसे चिकित्सा विधि में मरीज को MRI मशीन के भीतर प्रवेश कराया जाता है और चुंबकीय किरण द्वारा उसका परीक्षण कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ध्वनि का परावर्तन। ऑप्शन सी। स्टेथोस्कोप एक चिकित्सा यंत्र है जो शरीर के अंदर मुख्यतः हृदय तथा फेफड़े में उत्पन्न होने वाले ध्वनि को सुनने के काम में आता है। स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि बार बार परिवर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण के लिए किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अवरक्त तरंगें, ठीक ना। इंफ्रारेड रेज का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। अवरक्त तरंगें दृश्य स्पेक्ट्रम के दीर्घ तरंगे सिरे से संलग्नित होती है। अवरक्त तरंगों को ऊष्मा तरंगे भी कहा जाता है क्योंकि अधिकांश पदार्थों में जल के अणु इंफ्रारेड वेव्स को तुरंत अवशोषित कर लेते हैं और पदार्थ गर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर्ण बजाया जाए तो उनमें से उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्न में से किसके अंतर के कारण होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल ध्वनि गुणता के कारण इसका अंतर किया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो ध्वनि का भेद ध्वनि गुणता से किया जाता है। ध्वनि गुणता बांसुरी उच्च तारत्व की होती है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी के घर गर्मियों में ठंडे तथा सर्दियों में गर्म होते हैं क्योंकि ये मिट्टी जो होता है ना ऊष्मा की बुरी सुचालक है। सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। मिट्टी ऊष्मा का बुरी सुचालक है। उदाहरण मिट्टी के घर गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते हैं। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा सोडियम। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में सोडियम का उपयोग किया जाता है। सोडियम ज्वाला परीक्षण में पीली ज्वाला देते हैं। पोटेशियम ज्वाला परीक्षण में बैंगनी ज्वाला देते हैं।
स्टेंशियम ज्वाला परीक्षण में स्ट्रॉन्ग रेड देते हैं और बेरियम में हरा। जैसे आप लोग बहुत बार सवाल पूछे होंगे कि पटाखे में लाल रंग किसके कारण होता है, तो स्टेंशियम के कारण, और हरा रंग बेरियम के कारण होता है, और बैगनी रंग पोटेशियम के कारण होता है, और सोडियम के कारण पीला। ये क्वेश्चन बार बार आता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है, याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। सबसे कठोरतम धातु जो पदार्थ है वो हीरा है, ठीक ना, पदार्थ हीरा है। कठोरतम धातु प्लेटिनम है, ये आपका सफ़ेद सोना भी इसको कहते हैं। सबसे मुलायम धातु सोडियम और पोटेशियम ये है। सार्वजनिक सर्वाधिक अवर्धनीय धातु कौन है? सोना, माने जिसको सबसे अधिक खींचा जा सकता है। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है जस्ते का, ठीक ना, गैल्वेनीकृत लोहे का जंग बचाने के लिए जस्ते का लेप किया जाता है। वायु और नमी की उपस्थिति लोहे पर जंग लग जाती है और यह संरक्षित होकर भूरा रंग का ऑक्साइड बना लेती है। और पता है ना कि जब लोहे पे जंग लगता है तो उसका भार बढ़ जाता है। सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की ली जाने वाली प्रदूषण जांच देने में किसकी जांच का अनुमान लगाया? तो शीशा और कार्बन का। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की ओर की जाने वाली प्रदूषण जांच द्वारा शीशा व कार्बन करों की जांच का अनुमान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, गहरे समुद्र के गोताखोर निम्नलिखित में से किस एक गैस का मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो हीलियम और ऑक्सीजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। गहरे समुद्र के गोताखोर हीलियम ऑक्सीजन के एक गैसीय मिश्रण का उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाने पर श्वसन की क्रिया आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबलाइट में भरी होती है कम दाब पर आर्गन गैस, ठीक ना। अब देखिए इसका व्याख्या, सामान्य बल्ब में नाइट्रोजन भरा होता है, ट्यूबलाइट में कम दाब पर आर्गन गैस होता है। हीलियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन और नियोन। अब इसमें भी सवाल आता है कि कौन सा जो ये सब जो आपको है ना, ये सब एक अक्रिय गैस है। तो अक्रिय गैस में मतलब नोबल गैस इसको बोलते हैं। तो इसमें कौन वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाता है रेडॉन। चूँकि रेडॉन भारी गैस होता है तो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण के यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? तो एक्शन इसका उत्तर हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड। बहुत ही हिट लिस्टेड क्वेश्चन है भाई, याद कर लीजिएगा आप लोग। शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त होता है? तो हो जाएगा ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ठीक ना। वेल्डिंग गैस O2 ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का गैसीय मिश्रण है। वेल्डिंग गैस में ऑक्सीजन की मदद से गैस को जलाया जाता है और एक केंद्रित आग की मदद से उच्च तापमान पर फिलर मटेरियल को पिघलाया जाता है और वेल्डिंग पॉइंट को पिघलाया जाता है और वेल्डिंग पॉइंट पर लगा के उसे सेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बहुत अधिक पकाना खाद्य तेलों को बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, कार्सिनोजिक पदार्थ जैसे बेंजपायरिन पैदा हो जाते हैं, ठीक ना। व्याख्या देख लेते हैं। तेल को बहुत अधिक पकाने से उसमें कार्सिनोजन पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं। अब कार्सिनोजन क्या है? तो कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक होते हैं। यह निकोटीन, मस्टर्ड गैस, बेंजापायरिन जैसे हानिकारक विकिरण पैदा करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो तेल है ना, एक बार यूज करने में उसको दोबारा यूज नहीं किया जाता है, जिसमें फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसी से कैंसर की समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, आलू, केसर, अरबी, अदरक, हल्दी, लहसुन पादप का कौन सा भाग है? तो ये सब तना है, ठीक ना।
देखिए अब इसका व्याख्या, आलू, केसर, अरबी, अदरक, हल्दी, लहसुन पादप का तना भाग है। तना का भूमिगत जो रूपांतरण है ये इसको कहते हैं कंद। क्या है? आलू है। प्रकंद अदरक और हल्दी है। धनकंद क्या है? केसर, अरबी, जमीकंद। और सलकंद क्या है? प्याज, लहसुन। तो इसको चारों को देख लीजिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी वाहनों में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है, किस लिए? तो उच्च क्षमता और आर्थिक बल। व्याख्या देख लेते हैं। भारी वाहनों में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि डीजल की में उच्च क्षमता और आर्थिक बल अर्थात सस्ता होता है। कपड़े के स्याही और जंग को धब्बा छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो उत्तर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल का। ठीक है ना, इसका ऑक्जेलिक अम्ल का होता है यूज, याद कर लीजिएगा। बंदूक की गोली निकलने के पश्चात कंधे का पीछना, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, जो न्यूटन का थर्ड लॉ है उसके कारण ये होता है। क्रिया प्रतिक्रिया के नियमानुसार क्रिया के विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ यही है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तुओं पर होते हैं। उदाहरण, नाविक पानी के पीछे ढकेलता है तब पानी नाव को आगे ढकेलता है, थर्ड लॉ के अनुसार। बंदूक से निकले गोली पीछे की तरफ, इस थर्ड लॉ के ही कारण होता है। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो ये हो जाएगा न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम बल की परिभाषा को निरूपित करता है। चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने से यात्रियों की अचानक आगे की तरफ आना, न्यूटन का फर्स्ट लॉ के कारण ऐसा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थि का विकार गलत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एथेरोक्लोरोसिस। व्याख्या देख लेते हैं। एथेरोक्लोरोसिस रोग हृदय में रक्त का थक्का बनना या रक्त की आपूर्ति न होना। जैसे कि हार्ट है ना, हार्ट का मेन काम क्या है? ब्लड को पंप करके पूरे शरीर में ले जाना, और उसी में जब थक्का बन जाएगा, रक्त का आपूर्ति नहीं होगा तो एथेरोक्लोरोसिस बीमारी होगा। ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी में पीटीएच व एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है। रिकेट्स की कमी विटामिन डी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फीसीमा की स्थिति इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सिगरेट पीने से। ठीक ना। व्याख्या देख लेते हैं। एम्फीसीमा रोग की व्यक्ति की वायु कुपिका सिकुड़ने लगती है, सिगरेट पीने से यह रोग होता है, इसलिए सिगरेट जो पीता है नहीं पीजिए। एलिफेंटिएसिस हाथी पाँव एक गंभीर शोध है जिसके संपूर्ण अंग विकृत हो जाते हैं, यह इसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा वुचेरेरिया। एलिफेंटिएसिस हाथी पाँव एक गंभीर शोध है जिससे प्रभावित अंग लसिका तंत्र है। यह रोग हेल्मिंथिस ब्रैक्टिफाई वुचेरेरिया द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेम्बूसिया एक मछली है जिसे तालाबों में वाहक जनित रोगों द्वारा को रोकने के लिए डाला जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मलेरिया रोग को रोकने के लिए। गेम्बूसिया मछली प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के लार्वा का भक्षण करती है। मलेरिया रोग का लार्वा शुद्ध जल में पाया जाता है। शुद्ध जल के तालाब में गेम्बूसिया मछली को डालने से वह प्लाज्मोडियम का भक्षण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक रोग जो 100 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों में कभी कभी पाया जाता है, जो सीएनएस के बहुत खराब संयोजन, भूलने और हाथ के कंपन में लाक्षणिक होता है, वह है अल्जाइमर रोग। ठीक ना। अल्जाइमर रोग जो 40 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों में कभी कभी पाया जाता है, जो सीएनएस सेंट्रल नर्व सिस्टम के बहुत खराब संयोजन, भूलने और हाथ के कंपन के लक्षणित होता है। सिजोफ्रेनिया रोग मानसिक बीमारी है जो बाल अवस्था के किशोर अवस्था में आती है। ठीक ना। टाइफाइड की पुष्टि के लिए कौन सा किया जाता है? तो बिडोल टेस्ट किया जाता है। एलिसा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है। एलिसा और पीसीआर टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है। ईएसआर टेस्ट जो है ना, इरेथ्रोसाइट सेडिमेशन रेट टेस्ट, ये टीबी के परीक्षण के लिए किया जाता है। ईएसआर टेस्ट
याद कर लीजिएगा, ये चारों बहुत ही लिस्टेड क्वेश्चन है। ऑप्शन है ग्रह चमकीले किसके कारण दिखाई देते हैं, तो परावर्तन के कारण। ग्रह चमकीले परावर्तन के कारण दिखाई देते हैं क्योंकि ग्रह परावर्तन में जब प्रकाश की किरण जिस आपतित किरण से जाती है उसी प्रकार परावर्तित भी हो जाती है। चोट लगने पर रुधिर का थक्का जमने में सहायक प्रोटीन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्राइबिन। फ्राइबिन चोट लगने पर चोटग्रस्त स्थान पर रुधिर का थक्का जमने में सहायक होता है। थ्रियोनिन डियोमिनोस टमाटर में पाए जाने वाला तत्व है, ये कीटों से लड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। जैसे कि देखिए चिप्स जो होता है ना, चिप्स में रहेगा दाना कम लेकिन फूलल ज़्यादा रहता है, तो यही गैस उसमें बढ़ाया जाता है कि उसका टेस्ट खराब ना हो। वसा से बने पदार्थ लंबे समय तक पड़े रहते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में इन पदार्थों का ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे पदार्थ की गंध व स्वाद बदल जाती है। इसे विकृत गंधिता कहा जाता है। इसे बचाव के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, ठीक ना, तो इसीलिए अवतल लेंस लगाया जाता है कि उसको समायोजन करके रेटिना पे लाता है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया, याद कर लीजिए इंग्लिश में, व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। इस दोष में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है, और जो निकट में ये होता है और दूर में क्या होता है कि रेटिना के बाद में बनता है। परिदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये उत्तर हो जाएगा परावर्तन पे। परिदर्शी पेरिस्कोप एक प्रकाशिकी यंत्र है, यह प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसका उपयोग पनडुब्बी नेवी जल सेना द्वारा किया जाता है। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, व्यक्तिकरण के कारण, ठीक है ना। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंगों के दिखाई देने के पीछे व्यक्तिकरण का सिद्धांत है। जब श्वेत प्रकाश की किरणें साबुन के बुलबुले पर पड़ती है तो उनकी बाहरी और भीतरी दोनों सतहों से किरणें परिवर्तित होकर प्रेक्षक की आंखों की ओर लौटती है। दोनों सतहों से आंखों तक पहुंचने वाला प्रकाश के तरंग समूहों की कलाओं में सूक्ष्म अंतर होने के कारण व्यक्तिकरण होता है, जिसके फलस्वरूप रंग दिखाई पड़ते हैं। विटामिन B3 की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा 4D सिंड्रोम। विटामिन B3 की कमी से 4D सिंड्रोम नामक रोग होता है। इन 4D सिंड्रोम में डर्मेटाइसिस, डायरिया, डिमेंशिया तथा डेथ सम्मिलित है। विटामिन B3 का नाम निकोटीनिक अम्ल या नियासिन भी कहलाता है। दूध का दही में परिवर्तन, तो पता ही आपको लैक्टोबैसिलस। दूध का दही में परिवर्तन लैक्टोज जीवाणुकरण होता है। ये जीवाणु द्रव की लैक्टोज शर्करा का किण्वन कर लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस, एस्ट्रोकार्पस लैक्टिस तथा राइजोपस ओराइजी द्वारा लैक्टिस अम्ल उत्पन्न किया जाता है। दूध का दही में परिवर्तन एक भौतिक क्रिया है, जो कि गलत है। दूध का दही में परिवर्तन जो है ना, ये भौतिक क्रिया नहीं है, रासायनिक क्रिया है। ये भौतिक परिवर्तन उसे बोलते हैं जो जिस अवस्था में आप चेंज किए हैं उसको फिर उसी अवस्था में पाले। जैसे पानी से बर्फ़ बनाना, ये भौतिक है, फिर बर्फ़ से पानी बना सकते हैं। दूध से दही क्या है, रासायनिक है, फिर दही से आप दूध नहीं बना सकते हैं। मछली के लिवर ऑयल में कौन सा होता है, तो विटामिन डी होता है। मछली के पालन का उद्देश्य से मांस प्राप्त करना। मछली पालन से भारत का 6ठा स्थान है। मछली के लिवर में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मिलती है। मछली पालन में चिकनी मिट्टी प्रयुक्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपचार कोविड-19 का नहीं है, तो देखिए हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा तो हिले है, प्लाज्मा कंसप्लेंट थेरेपी ये भी है, ठीक ना, एंट्रोरेट्रोवायरस ड्रग्स ये भी है। 4 नंबर जो ऑप्शन है हेट्राजन दवाइयों द्वारा, ये ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है, तो सही हो जाएगा ऑप्शन सी मलेरिया। मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग है जिसका रोग कारण प्लाज्मोडियम है
मलेरिया रोग की रोगवाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। मलेरिया के उपचार के लिए हाइड्रॉक्सिन क्लोरोक्विन प्रमुख औषधि है। पहाड़ों पर रहने वाले लोगों में निम्नलिखित में से कौन सा रोग सर्वाधिक होता है? तो हो जाएगा घेंघा, चूँकि पहाड़ों पे रहने वाले लोगों में घेंघा रोग सर्वाधिक होता है, जिसे एडेमिक घेंघा रोग कहा जाता है। शरीर में आयोडीन की कमी के होने पर थायराइड अपने आकार को बढ़ा लेती है, जिसे गलकंड घेंघा गाइटर रोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीकी में सर्वाधिक प्रचलित तकनीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा DICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन टेस्ट ट्यूब बेबी में सर्वाधिक प्रचलित तकनीक है। इस तकनीक में शुक्राणु के साइटोप्लाज्म की सहायता से अंडाणु के साइटोप्लाज्म में स्थानांतरित किया जाता है। इसमें निषेचन की प्रक्रिया शरीर के बाहर होती है। क्या कारण है कि सोडियम तथा पोटेशियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है? क्योंकि ये अत्यधिक अभिक्रियाशीलता इनका होता है। सोडियम पोटेशियम अत्यधिक अभिक्रियाशीलता धातु है जो सामान्य ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया करके जलने लगती है। इसी कारण से मिट्टी के तेल में डुबो के रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा मरकरी। धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाने वाली मरकरी का कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाती है। ओसियम धातु का घनत्व सर्वाधिक होता है। धातु अम्ल जैसे HCl H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस स्थापित करती हैं। अब देखिए इसी में है ना कि धातु जो है, कौन सी धातु कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहता है? तो धातु है तो हो जाएगा पारा, अधातु रहेगा तो हो जाएगा ब्रोमीन। तो दोस्तों ये रहा 100 क्वेश्चंस मैराथन सीरीज का पार्ट 1। 100 क्वेश्चंस। अभी टाइम जैसे मिलता है, कुछ काम आ गया है तो मुझे जाना पड़ रहा है, तो जैसे ही टाइम मिलता है पार्ट 2 लेकर भी आ जाऊँगा। 200 क्वेश्चंस है इसमें साइंस में। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको यह सेशन, और आपको इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जिसका BPSC का PT है, NTPC मेंस है, दरोगा मेंस है, उसको बहुत ही लाभकारी होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस में पार्ट 2 में।